स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज हम भाषिनी के बारे में जानेंगे। क्योंकि एक जो खबर आई है वो ये है कि भाषिनी इंटीग्रेटेड टू यूपीआई, है ना। तो अब ये जब खबर है तो जैसा कि आपको पता है कि हम इस सीरीज में क्या करते हैं कि यूपीएससी से रिलेटेड और यूपीपीएससी, है ना, स्टेट से रिलेटेड जो खबरें हैं किस तरह से हम इनको लिंक करेंगे और इस खबर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए दो शब्द हैं जिसके बारे में आपको जानना होगा। एक आपका यूपीआई क्या होता है, दूसरा आपका भाषिनी क्या है, और ये क्या हुआ है इंटीग्रेशन से, क्यों इसको यूपीआई के साथ इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए खबर क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो खबर ये है कि गवर्नमेंट इंटीग्रेट्स भाषिनी मिशंस कैपेबिलिटीज विद यूपीआई इकोसिस्टम। ठीक, तो यूपीआई का जो इकोसिस्टम है वो आपको पता है कि वो इतना बड़ा है, छोटे से छोटा ट्रांजैक्शन और बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन आजकल हम यूपीआई से करते हैं। ठीक, तो यूपीआई की जो रीच है वो बहुत ज्यादा फैल गई है, इवन सिर्फ देश में नहीं इंटरनेशनल लेवल तक फैल गई है। ठीक, तो क्योंकि इसका इकोसिस्टम इतना बड़ा है तो इसलिए इस जो भाषिनी है उसको इसी के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब उसमें क्या है, एक तो आप क्या है कि जब पैसे वगैरह ट्रांसफर करोगे तो अपनी लैंग्वेज में, जैसे अभी आप खोलते हो तो क्या दिखता है, फोन पे में इंग्लिश में लिखा दिखता है, गूगल पे में इंग्लिश में लिखा दिखता है। आधे लोगों को समझ में नहीं आता कि इसका क्या फीचर है, ये क्या है, तो कई बार दिक्कत होती है इससे। तो इस तरह की दिक्कत ना आए, किस तरह से वो आसान, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, अगर वो चीज उसकी भाषा में मिल जाए तो सोचिए कितना सुलभ हो जाएगा। बिल्कुल वही सोच है भारत की। तो गवर्नमेंट ने यही चीज की है कि भाषिनी मिशन को यूपीआई के इकोसिस्टम के साथ जोड़ा है। और देखिए खबर में लिखा है कि स्पीकिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज डिजिटल पेमेंट उत्सव, वैष्णव सेड दैट द इंटीग्रेशन ऑफ टू टेक्नोलॉजीज, ठीक है, दो टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वुड एनेबल पीपल टू सेंड मनी विद अ फार ग्रेटर ईज इन देयर लोकल लैंग्वेज। ठीक है, अब मैंने जो इतना सारा अंग्रेजी में पढ़ा, इसका मतलब ओवरऑल अपने लिए क्या समझना है यहाँ पर कि दो टेक्नोलॉजी यहाँ पर काम करेंगी। कौन कौन सी? एक तो भाई यूपीआई वाली टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो एक तो अपनी यूपीआई की टेक्नोलॉजी काम करेगी, दूसरी अपनी काम करेगी, एक तो देखिए अपनी यूपीआई वाली काम करेगी और दूसरी है जो वो एआई वाली, जो कि भाषिनी है वो। ठीक है, तो एक हुआ आपका एआई जो कि भाषिनी काम करेगा और एक है आपका यूपीआई वाला। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जब हम यूपीआई को लिंक करेंगे तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा भी भाषिनी में बहुत सी चीजें हैं, वो सब क्या है वो आगे जानेंगे। इससे पहले मैं आगे की चीजें शुरू करूं, मैं आपको हमारे कोर्स के बारे में बता देता हूं। देखिए ये एक कॉम्बो कोर्स है जिसमें हम स्टेट और यूपीएससी के साथ चीजों को लिंक करके पढ़ते हैं। और ये हम यूपी पीसीएस, बीपीएससी, जम्मू कश्मीर, असम पीएससी, उड़ीसा पीएससी और महाराष्ट्र पीएससी के लिए लेकर के आए हैं। तो जिसका भी जैसा स्टेट है वो यूपीएससी के साथ वो स्टेट तो देता ही देता है। तो ये कॉम्बो बैच आपके लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसमें आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर ही रहे, साथ में स्टेट का जो ओरिएंटेशन है वो भी आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है, अभी हमारा जो मुख्य फोकस है वो यूपी पीसीएस और बिहार पीएससी में, इन वीडियोस में जो मैं आपके साथ कर रहा हूं वो इनमें है। ठीक है, और प्राइस की अगर बात करें तो देखिए जो प्राइस है वो है 38,500, लेकिन अगर आप इसमें मेरा कोड यूज करते हैं जो कि ओम लाइव है, OMLIVE, ओम लाइव कोड को जैसे ही आप लगाएंगे तो वो जो प्राइस है वो घट के 21,999 रुपए हो जाएगा। ठीक, तो ये थी हमारे कोर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। चलिए अब शुरू करते हैं आगे का वीडियो। देखिए मिशन भाषिनीज कैपेबिलिटीज हैव बीन इंटीग्रेटेड विद द यूपीआई, अभी हम जान लिया, टू मेक द डिजिटल पेमेंट थ्रू द, अब देखो एक ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, यूपीआई 123 पे। ठीक, अब यूपीआई 123 पे जब भी ऐसा कोई टेक्निकल वर्ड आएगा तो जिम्मेदारी बनती है कि भाई क्या है ये चीज, क्योंकि इसमें कुछ कुछ छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं जो परेशान करती हैं सिर्फ नाम से, लेकिन जैसे ही आप एक बार जान लेंगे तो वो परेशानी खत्म। ठीक, तो यूपीआई 123 पे करके जो इंटरफेस है उसके थ्रू इसमें पेमेंट हुआ करेगा और वो 20 लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है अभी। लेकिन इसमें ये फीचर भी है कि ये क्या है, अपने आप को और ज्यादा और जो चीजें हैं उनको समाहित कर रहा है, तो उससे क्या है ये डेवलप कर रहा है अभी।
ठीक है। तो क्योंकि ये डेवलप कर रहा है तो ये 20 की बजाय बहुत सारी हो जाएंगी, जितनी अवेलेबल है वहां तक रीच है जो वो मैक्सिमम पहुंच सकती है। ठीक, अब देखिए कि ये UPI 123 पे क्या चीज़ है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको फ़ोन को देख लीजिए, फ़ोन से भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा किस टाइप का फ़ोन है। ठीक है, और उसके बाद कॉल करो, चूज़ करो, पे करो। ठीक, देखिए UPI 123 है जो, ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि UPI का जो ट्रांजेक्शन है वो विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है। ठीक, इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है इसमें, अगर इस इंटरफेस के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो। ठीक, दूसरी चीज, इट वाज लॉन्च, किसने लॉन्च किया? NPCI ने। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पता है स्टेट में पूछता है कि ये फला चीज है, ये किसने इंप्लीमेंट किया है, कौन सी मिनिस्ट्री इसके साथ एसोसिएटेड है, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इसमें लगी हुई है। तो ये क्या वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, और समझ के लिए हम पूरा वीडियो देख ही रहे हैं। ठीक, देखिए NPCI, और उसके बाद ट्रांजेक्शन थ्रू UPI 123 पे है जो, वो कैन बी डन थ्रू IVR, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, मतलब कि बेस्ड ऑन पेमेंट सॉल्यूशन, आप मिस्ड कॉल से, साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड पेमेंट ऐप, कैसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक, तो एक चीज आपको यहाँ पर NPCI याद रखना है, दूसरा आपको इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स भी आपको याद रखना, IVR। ठीक, और इसके अलावा ये है क्या? विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन, ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा सा पहले प्रॉपर UPI क्या है, बड़ी सारी UPI बोल रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि UPI से आप खूब फोन पे करते हैं, खूब गूगल पे करते हैं, है ना, लेकिन क्या है, थोड़ा सा स्टूडेंट के नजरिए से भी देख लेते हैं क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए। देखिए इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो कि ये किसने डेवलप किया है? आपका NPCI ने। ठीक, एक चीज, दूसरी चीज की जो इसमें फैसिलिटीज हैं वो आपकी ये फैसिलिटेट करता है कि इसको आप अपने दोस्त को भी भेज सकते हैं, पीयर टू पीयर। ठीक है, मतलब एक दूसरे को भी भेज सकते हैं, और आप दुकान वाले को भी भेज सकते हैं, मतलब कि पीयर टू, सीधे पर्सन टू मर्चेंट को भी जा सकता है। ठीक, मर्चेंट को और दोस्त को, तो ये चीज आपको पहले से ही पता है। उसके बाद देखिए, इट इज यूज्ड ऑन मोबाइल डिवाइस, ठीक, टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड्स बिटवीन 2 बैंक अकाउंट्स। ये भी आपने अगर यूज किया हो तो उसमें एक फीचर होता है, डायरेक्टली आप अपने जो आपकी फोन पे है उससे, फोन पे या गूगल पे किसी से भी आप उसमें डायरेक्टली जाएंगे तो एक उसमें ऑप्शन होगा कि डायरेक्टली टू द बैंक। ठीक, तो आप अपने बैंक से सीधे उसके बैंक में भी पैसा भेज सकते हैं। ठीक, उसके अलावा द मोबाइल नंबर ऑन द डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द बैंक। हाँ, ऐसा कोई मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड नहीं है वो नहीं चलेगा, लेकिन जो रजिस्टर्ड है उसको आप भेज सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इमीडिएट, ठीक, इमीडिएट मनी ट्रांसफर, तुरंत जैसे ही उसमें टिक का निशान आएगा उधर बत्ती जल जाएगी कि भाई पैसा आ गया। ठीक, थ्रू द मोबाइल डिवाइस, और ये 24/7, मतलब ऐसा नहीं है कि 11 बजे के बाद काम नहीं करेगा, 12 बजे के बाद काम नहीं, पूरे 24 घंटे ये कभी भी आप इससे भेज सकते हैं, और पूरी साल, पूरे मतलब हर टाइम चालू है। ठीक, उसके बाद UPI पेमेंट है जो सिस्टम has cut across the Indian socio-economic digital divide amazingly fast। ठीक है, देखिए तो डिजिटल डिवाइड था, मतलब आपको ये बात कितनी जल्दी से हमने ये चीज इसमें देखी है कि वैसे हमारे देश में डिजिटल लिटरेसी की बहुत कमी है, लेकिन UPI ने इतना आसान कर दिया है चीजों को कि आपने ये चीज देखी कि ऐसा आदमी जिसको डिजिटल लिटरेसी के मामले में लगभग निल है, वो भी आपका UPI जैसी चीजें यूज कर लेता है। ठीक है, तो ये इस वाले मामले में हमने देखा है कि जो डिजिटल डिवाइड था हमारा, कि नहीं जो लोग मतलब कंप्यूटर का नाम सुन के थोड़ा असहज फील करते हैं, अच्छी कंफर्टेबल नहीं फील करते, ठीक है, वो भी UPI को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा डिजिटल ट्रांजेक्शंस थ्रू UPI रिकॉर्डेड द फिनोमिनल ग्रोथ ड्यूरिंग द पेंडेमिक ईयर। देखिए जब आपका अभी कोरोना आया तो ये चीज भी आपने महसूस की कि जब कोरोना आया उसके बाद से ये जो डिजिटल पेमेंट है बड़ी तेजी से ग्रो किए हैं। ठीक है, उसका कारण क्या था कि इस तरह की जब एपिडेमिक आई, इस तरह की जब हमारी आपके इसमें मतलब ये जो आपकी पेंडेमिक था कोरोना वाला, ये इस तरह का जब आया तो उसमें तो भाई आप नोट का लेन देन में भी डर लगता था कि ना कहीं कोरोना वायरस आ ना जाए। तो इसमें इस वक्त सबसे ज्यादा जो फला फूला है वो है UPI। और पॉजिटिव चीज ये है कि रीच बहुत बड़ी बना ली और सबको कंफर्टेबल कर दिया। ठीक है, वैसे हालांकि कोरोना ने बड़े सारे डिजिटल लिटरेसी के मामले में बड़े सारे पॉजिटिव फीडबैक्स हैं जो वो
दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा भाषिनी के बारे में। देखिए भाषिनी है जो वो इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है लेड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है एक, जो कि डिजिटली एनरिच करता है अपनी नेटिव लैंग्वेज को। ठीक है, नेटिव लैंग्वेज का मतलब कि आप जहां से बिलोंग करते हैं उस जगह को वो एनरिच कर रहा है। ठीक है, वो उस जगह पे मतलब वो ऐसी लैंग्वेज जो कि इंग्लिश ही है, जो नॉर्मली कॉमनली इंडिया में आपको देखने को मिलती है, जो डिजिटली हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जब ये आ जाएगा, मतलब जब भाषिनी है ये क्या करेगा कि ये नेटिव लैंग्वेज को एनरिच कर रहा है। उसके अलावा अगर आप सेंसस 2001 की बात करते हैं तो एक डेटा वहां से मिलता है कि 22 तो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, 122 मेजर लैंग्वेज हैं, और उसके अलावा 1500 मतलब लगभग 1600 लैंग्वेज अदर लैंग्वेजेस भी हैं। तो आप समझ ही रहे हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला देश है अपना, और इतनी डाइवर्सिटी है जहां पर, तो प्रॉब्लम सिर्फ भाषा क्यों है? ठीक है, भाषा तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो भाषा को सिंप्लीफाई करना एक गवर्नमेंट का एम है। ठीक है, तो ये चीज वहां पर बड़ी कारगर है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो लोकल लैंग्वेज ट्रांजैक्शंस प्लेटफॉर्म होते हैं उनका काम क्या होता है? एम्स टू ब्रेक द बैरियर, किसके किसके बीच में? इंडियन टंग्स एंड यूजिंग द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। तो जैसे ही आप इसमें लोकल लैंग्वेज का ट्रांसलेशन कर देंगे, वहीं पे वो बैरियर टूट जाएगा। जहां ये ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ तो क्या है कि अपनापन वो चीज फील आ जाएगी, क्योंकि वो जो कहना चाहता है वो बता तो सकता है लेकिन उसमें लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए वो सारी चीजें इसमें इनबिल्ट की जा रही है। वो हम आगे देखेंगे इसमें क्या क्या इनबिल्ट किया जा रहा है। वो सारी चीजें इसमें इनबिल्ट की जा रही हैं। भाई लिख नहीं सकते तो बोल दो, ठीक है, सुन लो, वो सारी चीजें हैं इसमें। ठीक, उसके अलावा भाषिनी प्लेटफॉर्म है जो वो एक नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन का पार्ट हो गया। ठीक, तो ये पार्ट आपको याद रखनी है। अब इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? ठीक है, इनका किसको इसमें फायदा होगा? भाई इंस्टीट्यूट्स इसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई फार्मर है, उसको पता है कि बीज किस तरह से बोना है, सब पूरी इंफॉर्मेशन है उसके पास, लेकिन जहां पे वो लगता है कि यहाँ पर कौन सी खाद डालूं, ये है, ये लोग कहते हैं कि भाई इंटरनेट का इस्तेमाल करो, वहां पर क्या है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन वो जैसे ही उसको यूज करता है, ठीक है, गूगल पे आप करते हो तो क्या इंग्लिश में आते हैं सारे सर्च, हिंदी में आते हैं सारे सर्च, लेकिन सारी लैंग्वेजेस में नहीं आते। तो वो चीज यहां पर क्या है कि इजी हो जाएगी। वो चीज जान जाएगा कि मुझे क्या करना है अपने जो खेत है उसको मतलब और प्रॉस्पेरस करने के लिए, और क्या चीज की जरूरत है, क्या और डालने की जरूरत है उस चीज को, क्योंकि उसको पता है तो वो समझ लेगा अगर उसको उसी की भाषा में समझाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज देखिए, इंडस्ट्रियल प्लेयर्स, ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह बिल्कुल यूज कर सकती हैं इसको। उसके अलावा रिसर्च ग्रुप्स, एकेडमिक्स और इंडिविजुअल, मतलब हम और आप, जैसे हम गूगल सर्च करते हैं वो सब भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म होने वाला है सबके लिए। ठीक है, इसमें कोई भी अछूता नहीं है, सबके लिए है। एम क्या है इसका? टू मेक एवर इवॉल्विंग रिपोजिटरी ऑफ डेटा। ठीक है, देखिए अब डेटा की रिपोजिटरी बन रही है, वो कैसे? भाषादान भी इसमें एक, क्योंकि यूनिक फीचर है, तो उससे क्या एक रिपोजिटरी बन रही है कि वो भाषाएं जो अभी तक मौजूद नहीं है इसके पास, उनको भी ये धीमे धीमे इंक्लूड कर लेगा। इंक्लूजन वाली जो चीज वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ट्रेनिंग एंड द बेंचमार्क डेटा सेट्स, ओपन मॉडल, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, ये सारी चीजें इसके अंदर इसका जो एम है। ठीक, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो आपका नेशनल लैंग्वेज प्रोसेस एनएलपी है, जो ये रिसोर्स विल बी अवेलेबल टू, किसको अवेलेबल होगा? ये आर्टिफिशियल, ये आपका जो एमएसएमई सेक्टर है उसको अवेलेबल है, स्टार्टअप्स को अवेलेबल है, इंडिविजुअल इनोवेटर्स को अवेलेबल है। मतलब ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये पब्लिक डोमेन में आएगा। ये हम पूरी साइकिल अभी देख लेंगे कि क्या है इसकी साइकिल, कि किस तरह से इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके अलावा एक भाषादान, जैसे मैंने बताया कि ये इसका एक यूनिक फीचर है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप जिस भी लैंग्वेज में आप बात करते हैं वो चीज आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि उसको स्टोर करेगा और फिर बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसको वो एक सही जो प्रारूप है, रूप है, उसका वो कन्वर्ट कर देगा उसमें। ठीक है, इसके अलावा 4 तरह के कंट्रीब्यूशन है, जैसा कि मैंने बताया, सुन लो या तो, ठीक, लिख दो, सुनो, लिखो, बोलो और देखो। ठीक, ये 4 चीजें इसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है, सुनो, लिखो, बोलो और, ये याद रखिएगा, है ना, ये पूछ सकते हैं। ठीक, सुनो, लिखो, बोलो और देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी ही बात मैं कर रहा था अभी। ठीक है, किस तरह से भाषिनी है जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेगा। जैसे आप यहां से समझ जाएंगे, नमस्ते लिखते हैं तो इंग्लिश में अपने आप आ जाता है गूगल ट्रांसलेशन में, है ना।
कि ग्रीटिंग मतलब जिस भी भाषा में आप करना चाहें उसके पास जितनी अवेलेबल है वो कर देता है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसके जो भी अभिवादन, सलाम, सैल्यूटेशन, ये सारी चीज़ें उसने उसके बता दिए कि क्या क्या होता है। इसी तरह से आप भाषिणी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या हो सकता है इसमें। अब आपने क्या, एक्सप्रेस योर लव फॉर योर लैंग्वेज थ्रू भाषा दान, ठीक। अब भाषा दान में क्या है भाई, आपने नमस्ते लिखा था तो ये ऐसे दिखाएगा, ये बता देगा भाई नमस्ते ये बांग्ला में क्या बोलते हैं, पंजाबी में क्या बोलते हैं, ठीक है, उर्दू में क्या बोलते हैं, मराठी में क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पर बता देगा, ठीक। इसके अलावा देखिए भाषिणी है जो वो एक्सेस द इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस एंड एप्स इन ओन लैंग्वेज विद ईज, अपनी ही भाषा में आप सारे ऐप को, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, एक चीज, ठीक। दूसरी चीज देखिए, सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, सुन सकते हैं अपनी भाषा में चीजों को, मतलब वो सारी चीजें जो गूगल कर रहा है करेगा, ठीक। उसके बाद improved access to service in specific areas which have their own vocabulary like healthcare, engineering, मतलब ये देखिए कई बार आपने देखा होगा कि कभी कोई सब्जेक्ट वाली चीज जब सर्च करते हैं तो गूगल उसका सही आंसर नहीं दे पाता है ना, तो वो सटीक आंसर नहीं दे पाता, क्यों नहीं दे पाता उसमें, क्योंकि वो समझ नहीं पाता, वो एक इंग्लिश को बता देता है उसमें, ठीक है। तो लेकिन कोई अगर ऐसा वर्ड है जो कि किसी मान लीजिए साइंस से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है, तो वो उसका इंग्लिश का मीनिंग बता देगा, जबकि आपको तो उसका साइंटिफिक मीनिंग जानना था, ठीक। तो वहां पर जो लैकिंग है वो ये चीज पूरी करेगा, क्योंकि आप इसको अपनी भाषा में प्रॉपर बता सकते हैं, ठीक। उसके अलावा डिजिटल लर्निंग बाई चिल्ड्रन इन देयर मदर टंग, डिजिटल लर्निंग हो जाएगी। अब डिजिटल लर्निंग है जो, मतलब बच्चे को आप ऐसे सोचिए कि जो नया बच्चा, अभी जो छोटा बच्चा है वो क्या है कि वो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किस में है, जो उसके घर में भाषा बोली जा रही है, ठीक है। अगर उस भाषा में उसको कोई चीज़ सिखाई जाए या उसको कोई नई भाषा में कहा जाए कि नहीं भाई वाटर सीखो, अब वो दिन भर पानी बोल रहा है, अब उसको बोलो नहीं वाटर सीखो, तो थोड़ा सा उसको ट्रेन करने में टाइम लगता है, दिक्कत होती है। तो ओवरऑल क्या है कि डिजिटल लिटरेसी में वो लैक कर जाता है, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी अपने पास ज़्यादा भाषाओं में अवेलेबल नहीं है। अभी देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश में ही दिखता है, वो भी हिंदी में बहुत कम है, इंग्लिश में ही मान के चलिए, इंग्लिश में। तो वो अगर उसको उसकी नेटिव लैंग्वेज में, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बताया जाएगा, तो फिर क्या है, ये सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए देखिए, कम्युनिकेटिंग इन वंस ओन लैंग्वेज विद स्पीकर्स ऑफ अदर इंडियन लैंग्वेज। अब भाई एक पंजाबी और एक बांग्ला वाला मिल गया, तो आपस में कैसे करेंगे बातचीत, तो उसका भी सॉल्यूशन है यहाँ पर, है ना, इजी। मतलब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश है, दोनों को वो नहीं आती है, तो कैसे इंटरेक्शन करेंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा क्रिएटिंग कंटेंट इन हिज ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा में आप कंटेंट भी इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं एक, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं कर रहा है, सब कुछ है, ठीक। मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा प्रोसेस जो मैंने बताया था कि प्रोसेस किस तरह से करेगा ये, तो देखिए भाषिणी का जो प्रोसेस है वो समझ लीजिए। तो एक ये भाषा दान से इसको क्या है कि लैंग्वेजेस मिल गई, ठीक। अब डेटा आ गया है, अब डेटा सेट को यहाँ पे गया, ठीक, ये पूरा इसने क्या सेग्रीगेट किया उसको। अब उसके बाद R&D हुई, इस पर रिसर्च किया और AI ने यहाँ पर अपना मतलब सेग्रीगेट करके उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया कि क्या हम इसमें जोड़ सकते हैं, किस तरह से इसको प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद क्या, स्टार्टअप और इंडस्ट्रीज के पास ये पहुंचा और फिर ये प्रोडक्ट और सर्विस की तरह आपके पास प्रस्तुत हो गया, ठीक है। तो ये इसका एक पूरा प्रोसेस हो जाएगा, और ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि सुनो, बोलो, लिखो और देखो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं इंटरनेशनल रीच की, जैसे हम बात करते हैं, तो भाई ये जो मैंने अभी तक आपको समझाया या बात की जो भी मैंने आपसे, वो सारी बात मैंने नेशनल लेवल पर ही की है, ताकि आप खुद इस चीज को अपने से रिलेट कर पाए या अपने जानने वालों से रिलेट कर पाए, ठीक है। तो लेकिन हम इसको सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं सीमित कर सकते, ये तो भाई इंटरनेशनल लेवल तक इसकी पहुंच है यूपीआई की, ठीक है। तो इसीलिए इसको इकोसिस्टम इसका इतना बड़ा है, तो इसीलिए इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। देखिए, तो वैल्यू की अगर हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की, तो यूपीआई ने 100 बिलियन है जो वो क्रॉस कर दिया था आपका, 100 बिलियन इन अ मंथ, ठीक, एक महीने में इसने पहली बार अक्टूबर 2021 में ही 100 बिलियन का आंकड़ा है जो वो पार कर दिया था। तो आप अब समझ लीजिए इतना जिसका रीच है, इतना जिसमें मतलब बिलियन में, डॉलर बोल रहा हूँ, रुपया नहीं बोल रहा, ठीक है, इतना इसने क्या है क्रॉस किया हुआ है। दूसरी चीज समझिए, इंडियन डिजिटल पेमेंट सिस्टम हैव बिकम अवेलेबल इन द
अब भाई देश कौन कौन से हैं जहाँ जहाँ ये अवेलेबल है, तो ये भी देख लीजिए, सिंगापुर, यूएई, ओमान, सऊदी अरब, मलेशिया, फ्रांस, ठीक है, इतनी सारी जगहों पर, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, मतलब तमाम जगहों पर ये अवेलेबल है। ठीक, तो अब इंडियन डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो वो इतनी जगहों पर अवेलेबल है, तो जब ये वहां पहुंचेगा तो वहां से भी भाषा ले सकता है, वहां का भी रिपोजिटरी बना लेगा, और इतनी जब उसके पास डेटाबेस हो जाएगा तो ज्यादा डेटाबेस तो ज्यादा एनरिचमेंट, ज्यादा एनरिचमेंट तो ज्यादा परफेक्ट सिस्टम। ठीक है, तो वो सारी चीजें ये बना सकता है। उसके अलावा आप एनआरआई को देखिए, एनआरआई के लिए 10 कंट्रीज में यूपीआई सर्विस है जो वो एक्सेस है, और 2 कंट्रीज हैं जैसे कि सिंगापुर, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यूके। ठीक, तो भाई हमारे देश के ऐसे लोग जो अलग अलग जगहों से हैं, अलग अलग नेटिव लैंग्वेज के लोग हैं, और वो दूसरे देशों में हैं। ठीक, तो 10 ऐसे देश हैं जहां पर जो है वो यूपीआई सिस्टम का एक्सेस वो लोग कर रहे हैं, एनआरआई होने के बाद भी, हमारे भारत वाले। ठीक है, उसके बाद देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिट किया है ऑल इनबाउंड ट्रेवलर्स, ठीक है, फ्रॉम द ग्रुप के, मतलब G20 ग्रुप के जितने भी इनबाउंड ट्रेवलर्स हैं उनको आरबीआई ने परमिट कर रखा है, और नॉन रेजिडेंट इंडिया एनआरआई को भी परमिट कर रखा है कि आपके पास जो यूपीआई है उसका एक्सेस रहेगा फॉर देयर मर्चेंट पेमेंट्स। ठीक है, पर्सन टू मर्चेंट के लिए, ठीक, पर्सन टू पर्सन के लिए नहीं, पर्सन टू मर्चेंट के लिए। कहां पर? एयरपोर्ट्स में। ठीक है, जब भी वो कंट्रीज में ट्रेवल करेंगे तो उनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी, ये आरबीआई ने परमिट कर रखा है। तो ओवरऑल में यहाँ पर आपको इंटरनेशनल की मतलब याद नहीं रखना है इसमें से कुछ भी, आपको बस इतना समझना है कि इंटरनेशनल में भी इसकी एक्सेस है। क्यों? क्योंकि हमारे एनआरआई के थ्रू है। उसके अलावा हमारा यूपीआई है जो वो इतने सारे देश हैं जो उन पे इंटरनेशनल कंट्रीज में भी काम करता है। ठीक है, उसके अलावा एयरपोर्ट्स में आरबीआई ने भी परमिशन दे रखी है। तो इंटरनेशनल एक्सेस होने की वजह से इसकी जो रीच है वो एक तो बहुत बड़ी है, प्लस बहुत डाइवर्स है। ठीक है, तो वो सारी चीजें कहाँ जाएंगी? वो भाषादान से इसके जो एआई है उसके पास पहुंचेंगी, और वो स्ट्रीमलाइन होकर के आपके पास सामने फिर प्रस्तुत हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक एड ऑन इंफॉर्मेशन है कि आरबीआई ने, मतलब आप ये समझिए कि डिजिटली कितना सारा काम हो रहा है। तो एक मैं एड ऑन इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना चाह रहा था कि ये भी न्यूज़पेपर में साथ में ही अटैच होकर के आई है। ठीक है, आरबीआई टू लॉन्च द कॉइन वेंडिंग मशीन यूजिंग यूपीआई। देख रहे हैं, यूपीआई का इस्तेमाल कॉइन वेंडिंग मशीन भी कर रहा है। इसमें कैसे होगा भाई? आरबीआई ने किया कि लॉन्च, एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया कॉइन वेंडिंग मशीन थ्रू यूपीआई इन 12 कंट्रीज, कॉइन वेंडिंग मशीन के थ्रू। कि कैसे करेगा इसमें? कस्टमर विल दिस विल एनहेंस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द कॉइन्स। तो ऑब्वियसली कॉइन के बारे में, तो कॉइन की एक्सेसिबिलिटी बढ़ा देगा। कैसे? कस्टमर विल ऑल्सो बी एबल टू विड्रॉ कॉइन्स इन देयर रिक्वायर्ड नंबर एंड डिनोमिनेशन फ्रॉम द मशीन। देखो ये जो मशीन है दिख रही है आपको, इसमें ये क्यूआर कोड लगा हुआ है। ठीक, आपने इसको स्कैन किया, स्कैन करके इसमें अमाउंट डाला, और अमाउंट डाला और उसके बाद आपके बैंक से पैसा कट गया, और उतने के सिक्के जो भी आपने डिनोमिनेशन में डाले हैं वो आपको सीधे मिल जाएंगे। तो वर्क कैसे करेगा? स्कैन करिए क्यूआर कोड को मोबाइल से, अपनी जो नंबर है वो डालिए, डिनोमिनेशन बताइए, उसके बाद जो डेटा है वो एटीएम से प्रोसेस होगा, गेट द कॉइन्स, अपने सिक्के उठाइए और अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट। ठीक, जो पैसा है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो यूपीआई का है जो, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। उसका जो इकोसिस्टम है वो इतना खतरनाक है कि आप उसको, मतलब डिजिटल लिटरेसी के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब एक वरदान टाइप का है वो। ठीक, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको बताने हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए पहले वाले क्वेश्चन का। ये 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, with reference to the digital payment consider the following statement। पहला है कि भीम ऐप allows the user to transfer money to anyone with a UPI linked बैंक अकाउंट। ठीक है, भीम ऐप है जो वो अलाउ करता है किसी भी यूजर को कि वो अपना पैसा किसी को भी भेज सके विद अ यूपीआई लिंक्ड बैंक अकाउंट, ऐसा बैंक अकाउंट में जो कि यूपीआई से लिंक हो। ठीक, दूसरा देखिए, while a chip in debit card हैज 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, लेकिन भीम ऐप है जो उसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं ऑथेंटिफिकेशन के। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, ये आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक, सही वाला पूछ रहा है, 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा मेंस में कैसे पूछ सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है पूछने का? तो देखिए सिंपल, आपने यूपीआई के बारे में अभी पढ़ा है, तो भाई एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ यूपीआई इकोसिस्टम के बेनिफिट बताइए, और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में बताइए। ठीक है,
बेनिफिट्स बताइए उसके। हाउ इट कैन बी कंसिडर एज अ फाइनेंशियल रेवोल्यूशन इन इंडिया। भाई भारत में तो ये रेवोल्यूशन है, ठीक। अब किस तरह ये आपको लिख के बताना है, ठीक है। पहले भी कल मैं आपको बता चुका हूँ किस क्या होनी चाहिए आपकी। पहले आंसर लिखना है, फिर उसके बारे में पूरी रिसर्च करनी है, उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए उन पॉइंट्स को लिखना है और फिर फाइनली आंसर को अटेम्प्ट करना है, ठीक। ये इस तरीके से करिए। शुरू में टाइम लगेगा लेकिन फिर आप यूज टू हो जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो इन दोनों आंसर्स को आपको लिखना है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मुझे अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। इसके अलावा om.narayan@studiiq.com मेरी मेल आईडी है। और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करने के लिए आप ओम द्विवेदी स्टडी IQ आईडी है, और @omdivedi007 ये मेरा पर्सनल नंबर। अगर आप मुझे कुछ पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो इस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। जल्द ही मिलेंगे अगले किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।